नमस्कार। आज का हमारा विषय है सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, सहकारी धन अधिगम। सहकारी भी इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, सह धन कारी। सह यानी साथ में, कार्य यानी कार्य करना, यानी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से काम करना ही क्या कहलाता है, सहकारी। और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं अधिगम। यानी कोई भी प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो भी हमारे परिवर्तन आता है उसको हम बोलते हैं अधिगम। सहकारी अधिगम को अंग्रेजी में कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। कोऑपरेटिव यानी सहकारी और लर्निंग यानी सीखना या अधिगम। सहकारी अधिगम एक साधन है, साधन नहीं है, ये एक साधन है। और सहकारी अधिगम में जो विद्यार्थी होते हैं वो समूह में शिक्षण का कार्य करते हैं। यूँ कहें कि जो बालक होते हैं वो समूह में एक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, और इससे उनमें निपुणता, कौशलता आती है। और जो शिक्षक होता है वो केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, सहयोगी की, और ये केवल छात्र केंद्रित है पूरी तरह से सहकारी अधिगम, क्योंकि इसमें छात्रों पर ही अधिक बल दिया, मतलब छात्र क्रिया हैं उन पर ही अधिक बल दिया जाता है। हमारा जो भारत है इसमें सहकारी अधिगम पर इतना अधिक बल नहीं दिया जाता। इसीलिए तो जैसे मैं अपने जो बच्चे हैं क्लास के उनका ही उदाहरण देती हूँ। अगर कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं आता है तो दूसरे दिन वो कहता है कि मैम मैं कल नहीं आया, तो मैं तो ये बोल देती हूँ कि आप आओ या मत आओ, लेकिन मैंने जो याद करने के लिए या काम करने के लिए जो भी दिया है उसको वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह वो काम करते भी हैं, किसी दूसरे के पास जाकर वो काम भी करते हैं और याद भी करते हैं। तो इस तरह सहकारी अधिगम को ये भी बच्चों को इस तरह प्रोत्साहित करना, इस तरह उनको काम देना चाहिए जिससे वो सहकारी अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं। तो सहकारी अधिगम के विषय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। सहकारी अधिगम का अंग्रेजी पर्यायवाची है। सहकारी अधिगम को अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव यानी सहकारी, लर्निंग यानी अधिगम। तो सहकारी अधिगम अंग्रेजी में कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सहकारी यानी भागीदारी निभाना, साहचर्य के साथ काम करना और टीम वर्क यानी समूह कार्य। इस तरह ये सहकारी अधिगम का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सहकारी अधिगम, जिसमें जो बालक होते हैं वो एक समूह बनाकर काम करते हैं एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो होती है सहकारी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी अधिगम की शुरुआत हुई थी। तो सहकारी अधिगम की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी ऑलपोर्ट, वॉटसन, शॉ और मीड। ये विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले सहकारी अधिगम के ऊपर कार्य किया था। ऑलपोर्ट, वॉटसन, शॉ और मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये सहकारी अधिगम है, इनके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? तो सहकारी अधिगम से विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में अवसर मिलता है। जो विद्यार्थी होते हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने का अवसर मिलता है। सक्षम और अक्षम बालकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होता है। जो सक्षम, जो बुद्धिमान बालक होते हैं, अक्षम जो कमज़ोर बालक होते हैं, उनके बीच जो सहयोग की भावना से वो कोई उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई काम करते हैं, तो उनमें मित्रता का संबंध भी स्थापित होता है। थर्ड जो अधिगम का मुख्य उद्देश्य वो है सामाजिक वातावरण को विकसित करना। चूँकि जब हम एक साथ काम करते हैं, सहयोग की भावना से काम करते हैं, तो उसमें सामाजिक वातावरण, सबसे ज़्यादा सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें हम सहयोग की भावना से काम करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको किसकी ज़रूरत है और क्या उनसे किस की उनको आवश्यकता है किस काम को करने के लिए, और किस विषय में वो कमज़ोर हैं, इस तरह एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है, उनमें एक दूसरे पर विश्वास करते हैं वो, और निर्णय
और लीडरशिप की भावना विकसित होती है। इससे सामाजिक वातावरण भी होता है सहकारी अधिगम से। सहकारी अधिगम का चौथा जो उद्देश्य है वो है CWSN बालकों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। CWSN यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है आजकल मिशन समर्थ नाम से CWSN के लिए। तो ये जो CWSN बालक हैं, अंधे, बहरे, लंगड़े, जो भी विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए ये उनको उपयुक्त वातावरण मिलता है इससे, क्योंकि उनके साथ ये जो बच्चे हैं क्लास के अन्य बच्चे, उनके साथ सहयोग की भावना से उनको उनकी सहायता करते हैं, कोई भी काम होता है तो उसमें, तो इस तरह इससे सहयोगी उपयुक्त वातावरण उनको प्रदान होता है CWN बच्चों के लिए। सहकारी अधिगम का जो पांचवा उद्देश्य है वो है सहयोग की भावना विकसित करना, क्योंकि ये एक टीम वर्क के रूप में ये काम किया जाता है, तो इसमें सहयोग की भावना विकसित होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी अधिगम का आशय छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए और उनकी सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करने में विविध विधियों से है, जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप में संपन्न किया जाता है। तो ये सहकारी अधिगम की परिभाषा है, किसकी है? प्रोफेसर SK दुबे की है। क्या कहा है उन्होंने कि सहकारी अधिगम का आशय है छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए और उनकी सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करने में विविध विधियों से है। जो भी सहयोग करने की जो विधि हैं उनसे है, और जिनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसा किया जा सकता है? प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सकता है। तो ये किसने परिभाषा दी है? प्रोफेसर SK दुबे कि इससे आशय है छात्रों के समूह में कार्य करने के लिए और उसकी सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करने में जो विधियां हैं उनके माध्यम से जो शिक्षण अधिगम है उसकी प्रक्रिया को कैसा किया जा सकता है? प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सकता है। तो ये परिभाषा है प्रोफेसर SK दुबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी अधिगम के तत्व हैं। तो सहकारी अधिगम के तत्व जो विद्वान थे, जॉनसन और स्मिथ, दो विद्वान थे, उन्होंने ये सहकारी अधिगम के तत्व बताए हैं 5। कौन कौन से? सकारात्मक अन्योन्य आश्रय। जिस पहला जो तत्व है ये है सहकारी अधिगम का सकारात्मक अन्योन्याश्रय, और दूसरा है व्यक्तिगत और समूह जवाबदेही, तीसरा है संवर्धित बातचीत, चौथा है सामाजिक कौशल, पांचवा है समूह प्रसंस्करण। इसमें ये हैं सहकारी अधिगम के तत्व। कितने हैं? 5। किसने दिए थे? जॉनसन और स्मिथ विद्वान थे, उन्होंने दिए थे, उनके अनुसार है। तो पहला जो सहकारी अधिगम का पहला तत्व है उसको देखते हैं हम। तो सकारात्मक अन्योन्याश्रय, जैसा कि नाम से अन्योन्याश्रय, अन्न अन्न पर और अन्न अन्न पर आश्रित, आश्रय यानी आश्रित रहता है, यानी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। किस सोच के साथ? सकारात्मक सोच के साथ। जैसे अगर एक फैल है तो सब पूरा, पहले ही बता दिया जाता है इसमें जो ग्रुप बनाते हैं तभी, कि अगर एक फैल है तो पूरा ग्रुप फैल, और एक सफल है तो सब सफल। तो इस तरह एक भी बच्चा ऐसा नहीं छोड़ा जाता उनके द्वारा कि इसके से ये काम नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो, क्योंकि वो उनके ग्रुप पर इफेक्ट पड़ता है उसका पूरा। तो इस तरह एक दूसरे पर आश्रित रहकर, मतलब एक दूसरे पर आश्रय रहकर ये काम एक दूसरे के सहयोग से किया जाता है सकारात्मक भावना के साथ। तो इसमें एक फैल और सब फैल, और एक पास तो सब सफल, इस तरह की सोच के साथ ये काम किया जाता है। तो इस तरह ये पहला तत्व है सहकारी अधिगम का। दूसरा है व्यक्तिगत और समूह जवाबदेही। व्यक्तिगत यानी कि जैसे सहकारी अधिगम होता है, इसमें जो ग्रुप होता है उसमें उसकी व्यक्ति की, छात्र की कुशलता के आधार पर उसको काम दे दिया जाता है, जो जिसमें कुशल है उसको वही कार्य दे दिया जाता है। लेकिन जो जवाबदेही होती है पूरे ग्रुप की होती है। काम तो व्यक्तिगत रूप से हर को बांट दिया जाता है अलग अलग, लेकिन जवाबदेही पूरा ग्रुप देता है। तो इस तरह उनके प्रति उनकी सहयोग की भावना होती है। सहकारी अधिगम का तीसरा जो तत्व है वो है संवर्धित बातचीत। संवर्धित बातचीत यानी आमने सामने बैठकर वो बातचीत करते हैं। तो जैसे एक जो भी अंतर्क्रिया करते हैं एक दूसरे से, तो एक छात्र है तो उससे कोई कार्य नहीं आ रहा है तो दूसरा उसका सहयोग करेगा उस काम में, कि कोई कमज़ोर है या फिर किसी के पास कुछ वस्तु नहीं है तो दूसरा उसको दे देगा उसके।
जिससे वो अपना काम कर ले। तो इस तरह संवर्धित बातचीत की जाती है आमने सामने बैठकर और एक दूसरे की सहायता की जाती है। सहकारी अधिगम का जो चौथा तत्व है वो है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल जो कि सहकारी अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, इसमें क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उसमें समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है कि सब एक साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद सहयोग लेकर एक दूसरे पर विश्वास करके और एक दूसरे की सहायता करके किस तरह उनके विचारों को अपनाते हैं एक दूसरे की और कोई निर्णय पर लेते हैं। तो इस तरह इसमें सामाजिक कौशल का विकास होता है सहकारी अधिगम का। तो और सहकारी अधिगम का जो पांचवा और अंतिम जो तत्व है वो है समूह प्रसंस्करण। समूह प्रसंस्करण ये होती है प्रक्रिया कि जो सभी मिलकर बैठकर जो छात्र होते हैं वो सभी मिल बैठकर कोई भी निर्णय लेते हैं, सैद्धांतिक नियम बनाते हैं कि किस तरह ये प्रक्रिया कार्य निर्णय लें, किस तरह ये कार्य किया जाना है, किसको तो छोड़ना है, कौन से तो जो हमने प्रयोग किए थे उनको कोई किसको तो छोड़ना है, किसको लेना है। इस तरह ये समूह प्रसंस्करण जो तत्व है वो प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी अधिगम के प्रकार होते हैं। तो सहकारी अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? औपचारिक, अनौपचारिक और सहकारी आधारित समूह। ये 3 तरह का सहकारी अधिगम होता है। 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और सहकारी आधारित समूह। सहकारी अधिगम का जो पहला प्रकार होता है औपचारिक, इसमें क्या होता है, जैसे क्लास होती है उसमें बच्चे हैं, कितने भी बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो उनको 5-5 के ग्रुप में बांट देंगे हम। फिर ग्रुप बना दिया जाता है। फिर एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर उनको वर्क करवाया जाता है। और इसमें जैसे ही दूसरा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें दूसरे विद्यार्थियों को लिया जाता है, उनकी कुशलता आंकी जाती है कि इन्होंने क्या लिया है। इस तरह अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग जो ग्रुप विद्यार्थी होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ऐसे बदल कर विद्यार्थियों को, जिससे अलग अलग उनकी योग्यताएं निखर कर रहा है। इस तरह का तो ये होता है औपचारिक सहकारी अधिगम। दूसरा होता है अनौपचारिक सहकारी अधिगम। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बच्चे, तो प्रसंग बस उस पर चर्चा की जाती है। वो थोड़ी, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई किसी वस्तु के ऊपर थोड़ी देर के लिए आ गई बीच में, तो उसकी आवश्यकता पड़ गई, फिर उस पर थोड़ी देर तक उस पर चर्चा की जाती है। और इसमें जो ग्रुप होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई काम नहीं होता। इसमें प्रसंग बस बीच बीच में कोई आ जाता है, तो उसके विषय में चर्चा करनी पड़ती है, जो भी 2-4-5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक ही चर्चा करते हैं। तो इस तरह ये और औपचारिक सहकारी अधिगम होता है। सहकारी अधिगम का अंतिम और प्रकार है वो है सहकारी आधारित समूह। इसमें क्या होता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट लिया है तो उस पर जो सदस्य होते हैं उसके, वो लंबे समय तक एक ही सदस्य जो उसमें चुन लिए जाते हैं, वही लंबे समय तक होते हैं, पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक वही सदस्य होते हैं और वही उस पर कार्य करते हैं। तो इस तरह ये सहकारी आधारित समूह सहकारी अधिगम का अंतिम प्रकार है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। पिछले वर्षों में जो भी सहकारी अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में हम यहाँ देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सहकारी अधिगम के संबंध में सही नहीं है? इसके कई शैक्षिक लाभ हैं, हाँ ये सही है। इसके कई सामाजिक लाभ हैं, बिल्कुल सही है। इसका कोई मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं है। अब मनोवैज्ञानिक लाभ क्यों नहीं है इसका, है तो ये गलत हो जाएगा, सी। इसके यह विद्यार्थियों के सामाजिकरण में सहयोगी है, बिल्कुल सहयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है, हमने अब तत्व देखे इनके 5, जॉनसन और स्मिथ ने जो 5 तत्व दिए हैं उनके विषय में। तो सकारात्मक अन्योन्याश्रय देखा था हमने कि एक दूसरे पर एक फैल तो सब फैल, वो नियम, तो वो तत्व ये है। बड़े समूह का निर्माण करना इसका कोई तत्व नहीं था। आमने सामने की अंतःक्रिया,
ये भी हमने देखा था कि एक दूसरे की अंतःक्रिया के द्वारा जो अगर एक व्यक्ति उसमें अधिक कुशल है तो दूसरे की सहायता करता है। तो ये है व्यक्तिगत जवाबदेही एक इसमें है। जैसे हमने देखा था कि व्यक्तिगत भी होती है और समूह के प्रति भी जवाबदेही होती है। तो ये भी इसका तत्व सहकारी अधिगम का हमने तत्व देखा था। तो ये नहीं था बड़े समूह का ग्रुप। तो ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सहकारी सीखने की विशेषता हैं? तो सामूहिक लक्ष्य होता है, बिल्कुल होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये भी होता है। सफलता के लिए समान अवसर, सफलता के लिए सबको समान अवसर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। सक्रिय छात्रों पर अतिरिक्त भार ये उनको नहीं दिया जाता। सक्रिय जो छात्र हैं उनको अतिरिक्त भार नहीं दिया जाता। अगर उनकी इच्छा है तो वे दूसरे जो छात्र हैं उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको अलग से कोई काम नहीं दिया जाता। तो ए बी सी कौन से में है? ए बी सी, ये ए बी सी, तो ये पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित करता है। तो हमने 5 तत्व देखे हैं, उनमें से कौन कौन सा है इसमें देखेंगे। आमने सामने की अंतर्क्रिया बिल्कुल होती है। समूह कार्य भी होता है। व्यक्तिगत जवाबदेही ये भी होती है। और संज्ञानात्मक अधिगम ये तत्व नहीं है। तो ये जिसमें डी नहीं है उसको सही कर देंगे। कौन से में नहीं है? ए बी सी, ये डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा सहयोगशील अधिगम का परिणाम है? तो शैक्षणिक उपलब्धि है, ये भी है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता ये नहीं होता व्यक्तिगत, क्योंकि अकेला व्यक्ति हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो एक दूसरे की सहायता उसको लेनी ही पड़ती है। तो ये व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता गलत हो जाएगा। सामाजिक कौशल का विकास होता है। विविधता का स्वीकार ये भी होता है। तो ये सी हो जाएगा। ए सी और डी ये नहीं आएगा। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता सहकारी अधिगम से बिल्कुल भी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी अधिगम विधि का उपयोग करके कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इससे कौन कौन से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं हम? शैक्षणिक लाभ बिल्कुल होता है सहकारी अधिगम से। और सामाजिक विकास ये भी होता है। और बेहतर अंतर व्यक्तिक, लेकिन ये अध्यापक द्वारा कौन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, छात्रों के ऊपर होता है। तो इसलिए 1 2 3 तीनों ही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सहकारी शिक्षण प्रतिमान में एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका है? तो शिक्षक के रूप में क्या भूमिका होती है? अपना काम करने के लिए अधिगम समूहों की सहायता करना, ये बिल्कुल सहायता करता है। सहयोगी के रूप में काम करता है शिक्षक, तो सहायता करना। शिक्षण सामग्री के ज्ञान को सूचीबद्ध करने के लिए, हाँ ये भी जो शिक्षक है उसका काम होता है शिक्षण सामग्री के ज्ञान को सूचीबद्ध करना। पाठ के उद्देश्यों के ऊपर जाने और अधिगम के समूह को स्थापित करने के लिए, ये भी जो शिक्षक है उसकी भूमिका होती है। तो अगर हम आपको ये हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप फीडबैक अवश्य प्रदान करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि मेरा भी स्कूल होता है, मैं भी स्कूल जाती हूँ और फिर जो भी समय मिलता है उसमें आपके लिए क्लास बनाती हूँ। तो आप फीडबैक तो दिया करो बस। धन्यवाद।